स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे रूसो का सामाजिक समझौता का सिद्धांत क्या था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, रूसो 18वीं शताब्दी का प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान था। इसने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन 1762 में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सामाजिक समझौते में प्रकट किए थे। अब देखिए, रूसो 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी विद्वान था जिसने अपने सामाजिक समझौते का विचार अपने ग्रंथ सामाजिक समझौते में बताया था, प्रकट किया था। अब रूसो का मानना था कि राज्य के निर्माण से पहले व्यक्ति प्रकृति के राज्य में रहता था, जिसमें वह सुखी और आनंदमय जीवन व्यतीत करता था। अब रूसो के अनुसार प्राकृतिक जो अवस्था थी उसमें वह सुखी जीवन व्यतीत करता था और आनंदमय जीवन व्यतीत करता था। अब रूसो के अनुसार व्यक्ति स्वभाव में से एक अच्छा जीव है और दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना रखता है। व्यक्ति की ज़रूरतें बहुत सीमित थी, जबकि उनकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ प्राप्त हो जाता था। अब देखिए, रूसो का मानना था कि व्यक्ति की जो ज़रूरतें वह सीमित हैं और उसके पास जो संसाधन है वह बहुत अधिक हैं, और इस तरह उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं होती थी और उसमें तेरे मेरे पाप पुण्य जैसे बुरे की भरे भले बुरे की भावनाएं नहीं पाई जाती थी। रूसो के द्वारा इस प्राकृतिक अवस्था को स्वर्ण युग माना गया। अब रूसो ने इस अवस्था को स्वर्ण युग भी माना है। अब परंतु रूसो द्वारा स्वर्ण युग देर तक कायम ना रहा। रूसो के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ लोगों में तर्क और बुद्धि का विकास हुआ, जिसके परिणामस्वरूप परिवार, निजी संपत्ति आदि संस्थाओं का जन्म हो गया। अब देखिए, जब जैसे जैसे प्राकृतिक अवस्था में जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे लोगों में सोचने की क्षमता भी बढ़ी, उसकी बुद्धि भी बढ़ी, उसका भी विकास हुआ, और उसके परिणामस्वरूप परिवार और निजी संपत्ति ऐसी संस्थाओं का जन्म हो गया। अब मनुष्यों में स्वार्थ की भावना पैदा हो गई थी और उसके द्वारा भूमि को भी अपने नियंत्रण में करना आरंभ कर दिया है। अब प्रकृति के जीवन में जब जनसंख्या बढ़ी, उसे जरूरत महसूस हुई, उसका संसाधन कम पड़ने लगे, तो उसने भूमि पर अपना नियंत्रण करना आरंभ कर दिया। अब इसके बाद रूसो के अनुसार वह व्यक्ति राज्य का जन्मदाता है जिसने सबसे पहले भूमि के टुकड़े पर अपना अधिकार जमाया था। अब रूसो के अनुसार जिस व्यक्ति ने सबसे पहले भूमि पर कब्जा किया, अपना नियंत्रण किया, वह राज्य का जन्मदाता है, ऐसा रूसो का मानना है। और उसमें मेरे तेरे की भावना पैदा हो गई थी और व्यक्ति का शांति में जीवन अशांत हो गया था। सब लोग एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। रूसो और देखिए दोस्तों, अब जब संसाधन कम पड़ने लगे तो लोग जमीन के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगे और उससे उनका शांत जीवन था वह अशांत हो गया। अब इस रूसो के अनुसार इस अवस्था से छुटकारा पाने के लिए लोगों द्वारा समझौता किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य अस्तित्व में। अब रूसो के अनुसार जब लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, उनसे लड़ने झगड़ने युद्ध करने लगे, तो लोगों ने ऐसी अवस्था से छुटकारा पाना चाहा। उसके बीच उन्होंने समझौता किया, आपस में मिलजुल कर एक समझौता किया, जिससे राज्य का अस्तित्व हुआ, राज्य का जन्म हुआ। अब रूसो के अनुसार सामाजिक समझौता क्या था। अब जो समझौता किया गया लोगों में आपस में, वह समझौता क्या था उसके बारे में पढ़ते हैं। रूसो के अनुसार प्रकृति अवस्था में मनुष्य का जीवन अशांत हो गया था, व्यक्ति स्वार्थी बन गया था और अधिकतम वस्तुओं पर अपना अधिकार जमा रहा था और आपस में लड़ने झगड़ने लगे थे। इस इस अवस्था से छुटकारा पाने के लिए लोगों के बीच समझौता किया गया, जिसके अनुसार उनके द्वारा अपने सभी अधिकार एक सामूहिक इच्छा, जिसके सामान्य इच्छा भी कहा जाता है, को दे दिए गए। अब जो लोगों ने समझौता किया उसके अनुसार उन्होंने अपने जितने भी अधिकार थे, अपने ऊपर शासन करने के अधिकार, वह किसी शासक या किसी भी एक व्यक्ति को नहीं दिया या किसी एक समूह को नहीं दिया, उन्होंने अपनी एक समान इच्छा को दिया। अब वह समान इच्छा क्या है वह हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, यह जो समान इच्छा थी वह व्यक्ति की आदर्श इच्छा का जोड़ थी और यह सदैव ठीक रहती थी। इस तरह रूसो के अनुसार लोगों द्वारा अपने अधिकार किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को नहीं सौंपे गए थे, अपूर्ति उन्होंने समान इच्छा को सौंप दिए थे जिसमें सबकी इच्छा शामिल थी। अब देखिए, लोगों ने जो अपने ऊपर अधिकार करने की शक्ति थी वह किसी व्यक्ति समूह को तो सौंपी नहीं, वह समान इच्छा को सौंपी। अब समान इच्छा क्या होती है, वह आदर्श इच्छा का जोड़ होती है। अब आदर्श इच्छा क्या है हम आपको आगे बताएंगे कि आदर्श इच्छा क्या होती है और व्यक्ति की अपनी इच्छा क्या होती है। तो देखिए, रूसो लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत का समर्थक था और वह प्रभुसत्ता
किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को नहीं बल्कि राज्य में बसने वाले सभी लोगों को दिए जाने के पक्ष में था। अब रूसो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थक था। लोकप्रिय प्रभुसत्ता मतलब जो लोगों के लिए कार्य करे, लोगों के प्रति उत्तरदायी हो और लोगों की इच्छा उसमें शामिल हो, वह लोकप्रिय प्रभुसत्ता है। अब रूसो इसका समर्थक था और उसने समाज के ऊपर शासन करने की शक्ति किसी एक व्यक्ति को नहीं थी, उसने सामान्य इच्छा को दे दी। अब इसके बाद पढ़ते हैं कि रूसो का सामाजिक समझौते की विशेषता क्या थी। अब इसकी विशेषता क्या है, तो प्राकृतिक अवस्था स्वर्ण युग थी। रूसो के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था है वह स्वर्ण युग है, क्योंकि उसमें व्यक्ति खुशी से रहता है, बढ़िया जीवन व्यतीत करता है, व्यक्ति की जरूरतें सीमित थी जबकि वस्तुओं की बहुलता थी और किसी वस्तु की कमी नहीं थी। सभी व्यक्ति मिलकर रहते थे और दूसरों के हितों का ध्यान में रखते थे। तो यह थी प्राकृतिक अवस्था थी जिसे रूसो ने स्वर्ण युग कहा है। अब प्रत्येक व्यक्ति समझौते में भागीदार था। अब इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति समझौते में भागीदार था। रूसो के अनुसार सामाजिक समझौता प्राकृतिक जीवन में रह रहे सभी लोगों ने आपस में किया था, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति समझौते में भागीदार था और अपने ऊपर अधिकार की शक्तियां किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि सामान्य इच्छा को सौंप दिए गए थे। अब देखिए, सब जितने भी व्यक्ति वहाँ, शासक, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, कोई भी व्यक्ति, सब समझौते में भागीदार थे और उन्हें अपनी जो सारी शासन करने की शक्तियां वह समान इच्छा को सौंप दी गई थी, सौंप दिया उन्होंने। अब समान इच्छा व्यक्ति की आदर्श इच्छा का जोड़ थी। अब देखिए, रूसो के द्वारा व्यक्ति की इच्छा को दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि वास्तविक इच्छा और वास्तविक इच्छा, एक्चुअल विल। अब वास्तविक इच्छा व्यक्ति के निजी स्वार्थ पर आधारित होती है और वह सदैव बदलती रहती है। अब तो वास्तविक इच्छा व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है जो सदैव बदलती है। अब हमारी इच्छा देखिए, वह हमेशा बदलती रहती है। हमें कोई चीज़ कभी अच्छी लगती है, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ अच्छी लगती है, तो वह हमेशा बदलती रहती है। जबकि आदर्श इच्छा, दूसरी इच्छा है आदर्श इच्छा, रियल विल। अब आदर्श इच्छा समाज की इच्छा होती है और समाज कल्याण इसका कार्य होता है और इस तरह यह सदैव ठीक रहती है। और जो आदर्श इच्छा है समाज के लिए होती है। अब समाज कैसा होना चाहिए इसके बारे में तो हमारी एक ही राय होती है कि वह लोगों के लिए कार्य करने वाली होनी चाहिए और वह उसमें सबका भला होना चाहिए, तो यह आदर्श इच्छा होती है। और जो समान इच्छा वह आदर्श इच्छा का जोड़ थी, तो यह इसकी विशेषता है। इसकी तीसरी विशेषता है कि जो समान इच्छा है वह व्यक्ति की आदर्श इच्छा का जोड़ है जो हमेशा सही रहती है और उसमें सभी की इच्छा शामिल होती है। अब शासक सामान्य इच्छा के समक्ष उत्तरदायी था। अब जो शासक है वह भी सामान्य इच्छा के प्रति उत्तरदायी है। अब वो कैसे है, रूसो के द्वारा सामान्य इच्छा को सर्वोच्च माना गया था, ना कि शासक को। अब रूसो का मानना है कि उसके सामने सामान्य इच्छा को उसने अधिक पावरफुल बताया जबकि शासक को उसने कम पावरफुल बताया, कम शक्तियां दी हैं। अब शासक अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के समक्ष उत्तरदायी था। रूसो के अनुसार कानून बनाने का काम शासक का नहीं अपितु सामान्य इच्छा का था और शासक का काम तो कानून को लागू करना और कानून के अनुसार राज्य प्रबंध चलाना था। अंत लोगों को सर्वोच्च बनाया गया था और शासक को सीमित शक्तियां दी गई थी। अब देखिए, अब रूसो के अनुसार शासक को केवल कानून बनाने और उन्हें लागू कराने का ही काम दिया गया था और से अधिक शक्तियां उसे नहीं प्रदान की गई थी। अब यह है रूसो का। अब आपको रूसो की विशेषता का पता लग गया होगा, रूसो का सामाजिक समझौता क्या था और समान इच्छा क्या थी। यह भी पता लग गया होगा कि समान इच्छा व्यक्ति की आदर्श इच्छा का जोड़ थी जो हमेशा सही होती है। वह समाज के, जो व्यक्ति के अंदर समाज के लिए इच्छा होती है वह उसकी आदर्श इच्छा होती है। तो जो सामान्य इच्छा है वह उस आदर्श इच्छा का जोड़ है। तो आपको सामान्य इच्छा पता लग गया होगा, सामाजिक समझौता इसका क्या था, प्राकृतिक अवस्था क्या थी और उसकी विशेषता ये आपको पता लग गया होगा। अब हम पढ़ेंगे रूसो के सामाजिक समझौते की आलोचना क्या है, किस प्रकार विद्वानों ने इसके समझौते की आलोचना की है। तो देखिए, काल्पनिक सिद्धांत। रूसो का समझौता केवल कल्पना मात्र था। रूसो द्वारा प्राकृतिक अवस्था को स्वर्ण युग के रूप में पेश किया गया है। वास्तव वस्तुओं की बहुलता थी और जरूरतें सीमित थी, परंतु इन विचारों की पुष्टि इतिहास द्वारा नहीं की गई। अब देखिए, यह एक काल्पनिक सिद्धांत है केवल, क्योंकि जिस प्रकार की व्याख्या इसने राज्य के बारे में की है वह असली में तो राज्य था ही नहीं। इतिहास में तो इस प्रकार का कोई भी राज्य के बारे में बताया ही नहीं गया है। राज्य को ऐसा, इतिहास को ऐसा कोई राज्य मिला ही नहीं है। प्राकृतिक राज्य नाम की कोई वस्तु, कोई राज्य उसे मिला ही नहीं, तो यह केवल कल्पना का सिद्धांत है। विद्वानों का कहना है कि यह केवल कल्पना का सिद्धांत है जो रूसो ने बनाया है।
तो इस प्रकार इसकी आलोचना की गई है। दूसरा, सामान्य इच्छा का सिद्धांत अस्पष्ट है। अब अस्पष्ट है किस प्रकार? रूसो द्वारा सर्वोच्च शक्ति सामान्य इच्छा को सौंप दी गई थी। वह सामान्य इच्छा व्यक्तियों को व्यक्ति की आदर्श इच्छाओं का जोड़ मानता था, परंतु इस तथ्य का निर्णय करना कि कौन सी इच्छा व्यक्ति की वास्तविक इच्छा और कौन सी आदर्श इच्छा है, यह संभव नहीं था, क्योंकि व्यक्ति अपनी वास्तविक इच्छा को ही आदर्श इच्छा मानता है और वह इन दोनों इच्छाओं में कोई अंतर नहीं करता है। रूसो द्वारा इन दोनों इच्छाओं के बीच कोई भेद नहीं किया गया है। अब देखिए, रूसो ने इसके बारे अपने सिद्धांत के बारे में कि कौन सी इच्छा आदर्श इच्छा और कौन सी वास्तविक इच्छा, इनके बारे में अच्छे से वर्णन नहीं किया है और अंतर नहीं किया है, जिससे पता लग सके कौन सी वास्तविक इच्छा और आदर्श इच्छा है। क्योंकि अब जो भी व्यक्ति सोचता है उसके अनुसार जिसमें उसका फायदा वह तो उसकी आदर्श इच्छा ही होती है, हमेशा वह उसे आदर्श इच्छा ही मानता है। इस प्रकार विद्वानों का मानना है कि जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है वह अस्पष्ट है। अब सरकार की सीमित शक्तियां हैं। रूसो द्वारा सरकार को केवल सीमित शक्तियां ही प्रदान की गई हैं, जैसे कानून बनाना और सरकार का काम नहीं था। रूसो के अनुसार कानून बनाने का काम सामान्य इच्छा द्वारा किया जाएगा, जबकि कानून को लागू करने का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अब देखिए, जो अब रूसो का मानना था कि जो सरकार है वह कानून को केवल लागू करेगी और उसका पालन करवाएगी और कानून को बनाएगी नहीं। अब कानून केवल सामान्य इच्छा बनाएगी। अब सामान्य इच्छा किस प्रकार बनाएगी, वह इसके बारे में उसने किसी प्रकार से बताया नहीं है, क्योंकि कोई भी कानून उसमें लोगों की तो एक मत कभी होगा ही नहीं। समान इच्छा मतलब लोगों द्वारा कानून बनाया जाएगा, पर कोई भी कानून जिसमें किसी एक व्यक्ति का फायदा है उसमें दूसरे का तो नुकसान होता ही है, तो इस प्रकार कोई कानून तो बन ही नहीं पाएगा। और दूसरा, शासक को कम शक्तियां दी। इस प्रकार राज्य का विकास किस प्रकार होगा, राज्य का अस्तित्व किस प्रकार टिका रहेगा, जब उसने सरकार को शक्ति ही नहीं थी, सरकार के पास कोई पावर ही नहीं है। अब लोग वह किसी को भी शक्ति देगा, वह किसी को भी सजा देगा, तो उसमें तो दूसरा व्यक्ति उसकी आलोचना करने लगेगा, उसको बर्खास्त करने में लगा रहेगा। तो इस प्रकार यह सिद्धांत गलत बताया गया है कि सरकार को शक्तियां कम नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार विद्वानों ने आलोचना की है। अब चौथा, अमूर्त और अस्पष्ट सिद्धांत है। रूसो द्वारा सर्वोच्च शक्तियां आसमान इच्छा को सौंप दी गई थी, जिसका कोई रूप नहीं था। अब जो सामान्य इच्छा है उसका तो कोई रूप है ही नहीं, वह तो केवल एक कल्पना मात्र है कि लोगों ने एक सामान्य इच्छा को सौंप दी। अब सामान्य इच्छा नाम की कोई वस्तु, कोई जगह या कोई चीज तो है नहीं, वह लोगों की एक इच्छा मात्र ही है, तो वह अमूर्त है और ना ही इसे देखा जा सकता। रूसो की सामान्य इच्छा एक धुंधली परछाई मात्र है, जिसे इस सिद्धांत के समर्थकों द्वारा बिना किसी प्रमाण के मान तो लिया गया है, परंतु इसे स्पष्ट करने में असमर्थ हैं। अगर सब विद्वान अगर इसे मानना भी चाहे कि सामान्य इच्छा नाम की कोई चलो वस्तु होती है, तो उसे किस प्रकार स्पष्ट किया जाए, यह भी इसमें भी विद्वान असफल रहे हैं। तो इस प्रकार भी इसकी आलोचना की गई है कि इसका जो सिद्धांत है वह अमूर्त और अस्पष्ट है, उसका कोई मूर्ति तो है ही नहीं, कोई दिखने वाली चीज तो है ही नहीं, तो इस प्रकार इसकी आलोचना की गई है। तो दोस्तों, यह था रूसो का सामाजिक समझौता कि इसमें आपने पढ़ा हो, इससे आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार उसका प्राकृतिक अवस्था थी, उसमें फिर लोगों के बीच समस्याएं उत्पन्न हुई, उन्होंने सामाजिक समझौता किया, फिर सामाजिक समझौते में समान इच्छा को शक्तियां दे दी गई और वह सामान्य इच्छा व्यक्ति की आदर्श इच्छा का जोड़ थी, और फिर उसकी किस प्रकार लोगों ने आलोचना की गई। तो यह आपको समझ आ गया होगा। अब हम आपको इस अगली वीडियो में पता लगेगा कि इन सारे जितने भी लॉक, रूसो और इनका सिद्धांत है, इसकी आलोचना किस प्रकार की गई। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।